नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज एक नए कॉन्टिनेंट की चर्चा में जिसका नाम है अफ्रीका। जी हां साथियों, यह कॉन्टिनेंट आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि माना जाता है कि इंसानी सभ्यता की सबसे पहली शुरुआत इसी कॉन्टिनेंट से हुई थी। इसी क्रम में आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से अफ्रीका पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या क्या इसकी विशेषता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले नॉर्थ अमेरिका पढ़ा, साउथ अमेरिका पढ़ा, यूरोप पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया पढ़ा, अब हम 5वें कॉन्टिनेंट पर आ चुके हैं। नाम है इसका अफ्रीका। मानव सभ्यता का पालना, क्रैडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब तक की मानव सभ्यता के ज्ञात प्रमाणों में सबसे पहले मानव का जहां जन्म हुआ बताया गया, दैट इज अफ्रीका। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां से तीनों प्रमुख लैटिट्यूड पार होती हो, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां इक्वेटर और 0 डिग्री GMT एक दूसरे को क्रॉस करती हो, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक तमाम प्रकार की विविधताएं देखी जा सकती हैं। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी को रखता हो, सबसे लंबी नदी को रखता हो। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो दुनिया की सबसे गहरी रिफ्ट वैली को रखता हो। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसे बीमारियों का घर समझा जाता हो। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसे लंबे समय तक किसी ने भेदा ना हो। इन सारी विशेषताओं वाले कॉन्टिनेंट का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। जानेंगे कौन सा देश, किस प्रकार की विशेषताएं, क्यों महत्वपूर्ण है। आज के परिप्रेक्ष्य में सारी बातें अफ्रीका के बारे में आज के सेशन में होने वाली हैं। इसी के साथ मैं अपने तमाम साथियों का स्वागत करता हूं जो मेरे साथ में इस समय लाइव उपस्थित हो चुके हैं। निशांत, ललित, रत्नेश, अनुज, अभिषेक, आयुष, सूर्य, नवनीत, ज्योति, कुमारी, पुष्कर, श्वेता, विजय, अमन, आनंद, ब्रज, आयुष, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। हां जी, लक्ष्मी, थैंक यू। आवाज प्रॉपर आ रही है आप सभी को? शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, समझने का प्रयास करते हैं किस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, कॉन्टिनेंट के अध्ययन में अभी तक आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से मेरे साथ यूरोप की जर्नी कर चुके हैं। अब हम अफ्रीका की जर्नी पर हैं। आइए पहले हम लोग कॉन्टिनेंट्स को समझने से पूर्व मैप को समझ लेते हैं। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि अर्थ, धरती जो है वो कुछ एक प्रकार से गोलाभ जैसी है, जियोइड प्रकार की है, ऊपर और नीचे से चपटे प्रकार की है। ये ऊपर और नीचे से चपटी जो धरती है, इसके मध्य में, एकदम मध्य में स्थित है अफ्रीका। मध्य का निर्धारण कैसे हुआ? मध्य का निर्धारण हुआ इक्वेटर से। इक्वेटर से अर्थात इसके लगभग मध्य से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके साथ साथ इसके अन्य भागों को अगर ध्यान से देखें तो यहां से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहां से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। यानी इकलौता ऐसी कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों प्रमुख लैटिट्यूड्स, चाहे कर्क रेखा हो, चाहे भूमध्य रेखा हो या मकर रेखा हो, गुजरती हैं। हमने अभी तक जितने भी कॉन्टिनेंट पढ़े, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, उसके बारे में पढ़ा कि यह इक्वेटर से उत्तर में है। जब हमने पढ़ा दक्षिण अमेरिका तो पढ़ा कि इसका अधिकांश भाग इक्वेटर के दक्षिण में है। हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा तो पढ़ा उत्तर में है। हमने यूरोप पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया पढ़ा तो पढ़ा दक्षिण में है। यूरोप पढ़ा तो पढ़ा कि यह उत्तर में है। लेकिन अफ्रीका जब पढ़ा तो पढ़ा कि यह मध्य में है। साथियों, इसी अफ्रीका के अध्ययन को हम करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा महासागरों के साथ इसकी व्यवस्था को समझ लें। हमारा हमेशा का प्रक्रम रहा है कि जब हम कॉन्टिनेंट डिस्कस करते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि ये कॉन्टिनेंट अन्य कॉन्टिनेंट से किस प्रकार कनेक्टेड है या किस प्रकार सेपरेटेड है। इसी बात को समझने के लिए हम एक बार इसे देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब आप इस कॉन्टिनेंट को ध्यान से देख रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल एक ऐसा छोटू सा हिस्सा यहां पर और विजिबल होता है। इस हिस्से को, जो कि इंडिया की बगल में जैसा श्रीलंका है वैसा दिखाई पड़ता है, इस हिस्से को कहा जाता है मेडागास्कर। यह मेडागास्कर एक देश भी है और यह मेडागास्कर एक आइलैंड भी है। आइलैंड रूपी देश है, जैसे यूके एक देश है। ग्रीनलैंड के बाद इसे दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड माना गया है।
जब हम इसको पूरी तरह से देख रहे होते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इसके उत्तर में यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट चारों तरफ समुद्र स्थित है। यह लैंड के माध्यम से केवल एशिया से कनेक्टेड है, बाकी ये कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। आप पूछेंगे वो कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जब हम अफ्रीका को ध्यान से देखते हैं तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम अफ्रीका के पश्चिम की बात करते हैं तो हमें एटलांटिक ओशन दिखाई पड़ता है, एटलांटिक महासागर दिखाई पड़ता है। एटलांटिक महासागर उत्तर और दक्षिण में विस्तृत है, इसलिए इसे हम पूर्व, उत्तर और दक्षिण नहीं बोल करके सीधा एटलांटिक महासागर बोलते हैं। इसके बाद में अगर हम अफ्रीका को देखें तो इसके पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। महासागरों की स्थिति जानना अनिवार्य है। ठीक इसी प्रकार जब हम इसके उत्तर में देखते हैं तो यहां पर भूमध्य सागर, जिसे आप मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, यह स्थित है, भूमध्य सागर स्थित है। जब हम इसके दक्षिण में देखते हैं तो इसके दक्षिण में सदर्न ओशन स्थित है। जिस प्रकार से हमने यूरोप को कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुला कहा था, बिल्कुल वैसे ही अफ्रीका को एक बड़ा आइलैंड समझा जा सकता है, क्योंकि ये चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। केवल एक हिस्सा है जिसके माध्यम से ये लैंड के माध्यम से एशिया से कनेक्टेड है, और उस हिस्से का नाम है सिनाई पेनिनसुला। यहां पर स्थित यह क्षेत्र है जिसके माध्यम से अफ्रीका एशिया से जमीनी भाग से जुड़ा हुआ है। यदि आप लोग अपने हाथ में वर्ल्ड मैप लेकर बैठे हैं तो एक बार के लिए अपने मैप पर भी अफ्रीका को ध्यान से देख लें। आपको ज्ञात हो जाएगा कि अफ्रीका जमीन के माध्यम से मात्र एशिया से जुड़ा हुआ है, सिनाई पेनिनसुला के माध्यम से। मेरे प्यारे साथियों, जब हम अफ्रीका को यूरोप के निकट ढूंढते हैं तो हमें पता चलता है कि अफ्रीका यूरोप से एक स्ट्रेट के माध्यम से सेपरेट हो रखा है। वो स्ट्रेट जिब्राल्टर स्ट्रेट कहलाती है, जिसे आप यहां पर विजिबल कर सकते हैं। ये अफ्रीका जिब्राल्टर स्ट्रेट के माध्यम से यूरोप से सेपरेट होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप देखें तो ये एशिया से सिनाई पेनिनसुला से कनेक्टेड है, वहीं ये लाल सागर, बाबे मंडल और गल्फ ऑफ आदेन के माध्यम से एशिया से सेपरेट होता है। ये सारी लोकेशंस आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं एक बार के लिए पुनः दोहराव कर देता हूं आपको। जैसा मैंने अभी कहा कि ये अपने पश्चिम में अटलांटिक महासागर से, अपने दक्षिण में सदर्न ओशन से, अपने पूर्व में इंडियन ओशन से घिरा है, लेकिन ये उत्तर में एक और यूरोप से जिब्राल्टर स्ट्रेट के माध्यम से सेपरेट होता है। याद रखिएगा, ये जिब्राल्टर स्ट्रेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जिब्राल्टर स्ट्रेट के बारे में मैंने पहले भी आपसे कहा है कि यदि किसी को भूमध्य सागर जाना है यानी मेडिटेरेनियन सी जाना है तो इसी जिब्राल्टर ओशन के इसी जिब्राल्टर सी से होकर के उसे गुजरना होगा। तो जिब्राल्टर सी मोरक्को को स्पेन से सेपरेट करता है। ठीक ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो भूमध्य सागर से कनेक्टेड दिखाई पड़ता है सिनाई पेनिनसुला, जो कि आपको यहां पर विजिबल हो रहा है। सिनाई पेनिनसुला को जब आप यहां देख लेते हैं तो यह सिनाई पेनिनसुला अफ्रीका को एशिया से कनेक्टेड करता हुआ दिख रहा है। सिनाई पेनिनसुला के बाद आपको लाल सागर दिखाई पड़ता है। लाल सागर से हमको जो सिनाई पेनिनसुला दिखता है, इस सिनाई पेनिनसुला में यहां पर एक कैनाल बनी हुई है। ये गल्फ ऑफ स्वेज के माध्यम से इस मेडिटेरेनियन सी से जुड़ी है, जिसे आप स्वेज कैनाल के नाम से जानते हैं। सिनाई पेनिनसुला अफ्रीका का हिस्सा है, इजिप्ट के देश का हिस्सा है। उसके बाद इसके दूसरे हिस्से पर एक और कैनाल बनी है, एक और गल्फ बनी है, जिसे हम गल्फ ऑफ अकाबा कहते हैं। ये गल्फ ऑफ अकाबा सिनाई पेनिनसुला को कुछ इस प्रकार से समझाती है। कैसे? इधर की तरफ स्वेज गल्फ, इधर की तरफ अकाबा गल्फ। स्वेज गल्फ से होकर इस तरफ जाते हैं स्वेज कैनाल, और अकाबा से होकर के यहां पर कोई भी कैनाल नहीं है। इजराइल चाहता है कि वो अकाबा से होकर के एक कैनाल बनाए ताकि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा जा सके। एनीवे, ये लाल सागर हमने देखा। लाल सागर देखने के बाद
हमें यहां पर ये वाला क्षेत्र दिखाई पड़ता है। ये वाला जो क्षेत्र हमें दिखाई पड़ता है इसे बाबे मंडल स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। ये बाबे मंडल स्ट्रेट है जो कि लाल सागर को गल्फ ऑफ आदेन से कनेक्ट करता है। तो लाल सागर, गल्फ ऑफ आदेन बाबे मंडल स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, बाब ए मंडल स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। अगर आप इन सभी को गहराई से अध्ययन करते हैं, अपने मैप में ढूंढ चुके हैं, तो आपको अब तक बहुत स्पष्ट तरीके से अफ्रीका की स्थिति क्लियर हो चुकी होगी। एक बार थम्स अप करके आप बता दें कि क्या आपको यह स्थिति क्लियर हो चुकी है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से थम्स अप करें और बताएं। राहुल कुमार यादव का लिखा आ रहा है पॉइंट कि सर एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में भी कर दिया करिए। पहले राहुल को जवाब दे दिया जाए क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को जवाब की अपेक्षा होती है। राहुल, अटलांटिक ओशन को अटलांटिक ओशन इंग्लिश में कहते हैं, जिब्राल्टर को जिब्राल्टर, मेडिटेरेनियन को मेडिटेरेनियन, स्वेज कैनाल को स्वेज कैनाल, सिनाई पेनिनसुला को सिनाई पेनिनसुला, रेड सी को रेड सी, बाबे मंडल को बाबे मंडल, गल्फ ऑफ आदेन को गल्फ ऑफ आदेन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, दक्षिण मतलब सदर्न ओशन और मेडिटेरेनियन सी। कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हें ऐसी लगी कि ये अंग्रेजी नहीं है? या तो तुम्हें अंग्रेजी आती नहीं है, या तुम्हें डाउट है कि शायद सर अभी हिंदी में इन सब के नाम ले रहे हैं। थोड़ा सा मुझे तुम्हारी जानकारी चाहिए ताकि मैं समझ पाऊं कि तुम्हें ऐसा क्या लगा जिसकी वजह से तुम परेशान हो गए बेटा। रवि सिंह, सर एशिया और यूरोप को अलग करने वाली लाइन ड्रॉ कर दिखा दीजिए। एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप, अच्छा, को अलग करने वाली लाइन ड्रॉ करके दिखा दीजिए, क्योंकि टर्की और यूरोपियन टर्की, बेटा टर्की और यूरोपियन टर्की जो तुम पूछ रहे हो ना, मैं एक बार के लिए दिखा देता हूं, हालांकि बीच में मुझे लौटना नहीं चाहिए, फिर भी चूंकि तुमने पूछा है, अब ये मैप में भी विजिबल नहीं है। टर्की और यूरोपियन टर्की बॉस्फोरस स्ट्रेट से होकर अलग हो रही है। बॉस्फोरस स्ट्रेट के पश्चिमी भाग में यूरोपियन टर्की है और पूर्वी भाग में एशियन टर्की है, ठीक है ना। बीच में सी ऑफ मरमरा एशिया और यूरोप को अलग करता है। हाँ जी सर, आपने आज मॉर्निंग में गुआना पे जाने वाला दूसरा रास्ता नहीं है क्या, क्योंकि अर्थ गोल है? लक्ष्मी, बिल्कुल है बेटा, पैसिफिक ओशन से होकर के है, वो उतना ही दूर पड़ता है ना। गौरी आनंद, बेटा पीडीएफ इसी के वीडियो के लिंक में डाली गई है ना। पांच देश, स्वीति, बिल्कुल अपन ने बताया था ना क्लास में, कल भी बताया था। कल्पतरु विश्वास, सर आपका पेड कोर्स बेस्ट है, धन्यवाद भैया। ये सब बातें अगर आप हमारे एप्लीकेशन के नीचे रिव्यू में लिख कर आ जाएं तो हमें बेहतर लगेगा। कपिल नौटियाल, सर आप तो स्पोर्ट्समैन लग रहे हैं। हाँ, बहुत देर से आप लोग ब्लैक कपड़ों में देख रहे थे, अचानक आपने व्हाइट में देख लिया। मैं खुद भी बोर हो गया था लगातार ब्लैक 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 पहनते पहनते। हाँ, गोपाल कुमार सिंह, क्वेश्चंस, बेटा क्वेश्चंस मैं लेके आ चुका हूं, या तो मुझे लास्ट में एक बार याद दिला देना। मैं यूरोप के क्वेश्चंस ले आया हूं, एक बार के लिए आपको उन्हें दिखा भी दूंगा, ठीक है। ललित, आनंद नालो हमारे, ठीक है। लक्ष्मी, सर राजस्थान ज्योग्राफी का बैच लाइए जल्दी ही आपके लिए। मैंने, हाँ, जो लोग हमारे साथ टीम में जुड़कर काम करना चाह रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमने एक अभी लिंक शायद कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दिया है और धीरे धीरे सभी जगह हम उसे अपलोड कर देंगे। जिनकी भी हैंडराइटिंग अच्छी है, यूट्यूब पर जो अंकित इंस्पायर इंडिया का यूट्यूब है, वहां पर कम्युनिटी पोस्ट में हमने डाल दिया है। जिन्हें मतलब पढ़ते हुए काम करना है या काम करते हुए पढ़ना है, वो वहां पर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमने एक गूगल शीट दी है जिस पर आप अपनी डिटेल्स भर दें। इस 30 अप्रैल को मैं एक इंटरव्यू सेशन रख रहा हूं, आप अभी उसे भर दें ताकि आप अपने टिकट्स को उसी हिसाब से बुक कर लें, ताकि आप लोगों का
मतलब उसी समय से पहले ही निर्धारण हो जाए। ठीक है। रत्ना सिंह, सर मैं यूपी पुलिस से हूं, ड्यूटी आके क्लास कर रही हूं, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच रत्ना। हाँ भाई बढ़े आगे। ज्योति राजपूत, दिन पे दिन स्मार्ट लग रहे हो सर। हाँ सब लोग मेरी खिंचाई कर लो, बहुत मुश्किल से मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं। घर वाले मिठाई दिखा दिखा के खा रहे हैं मुझे, पर कोई नहीं, एक दिन स्मार्ट बनना है, लगे हुए हैं। अभी तो नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन बनेंगे हम। काफी दिन तक जो आप लोगों के लिए मेहनत करनी है। बड़े भाई राहुल लिख रहे हैं, सर आप मेरी सुनते नहीं हैं। हाँ यही कमेंट, मतलब जो शिकायत है वो मेरी वाइफ भी मुझसे करती है। तुम मेरे घर के ही लग रहे हो मुझे। दोमान लिख रहे हैं, गुड इवनिंग सर, बहुत दिनों बाद आज लाइव क्लास पढ़ के आनंद आ रहा है, पेड कोर्स का कोई जवाब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जब बातें आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखते हो ना, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर वहां रिव्यू में लिख दिया करो, मेरा खून बढ़ता है और औरों को पता चलता है कि अपन मेहनत कर रहे हैं। आगे आ जाओ अब। ठीक है, चल आइए। तो हमने जो बातें मैंने आपको बोली वो मैंने लिखित में भी आपको उपलब्ध करा दी हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात जानते हैं। क्लियर, हमने लोकेशन समझ ली, किस प्रकार से सेपरेट होता है ये समझ लिया। अब देखो यार, एक कॉमन सी बात है, आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया देखा था, ऑस्ट्रेलिया एक देश के रूप में समझा था, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया के साथ मिलकर समझा था। हम अगर अफ्रीका को भी वैसे ही समझने का प्रयास करें तो अफ्रीका में दिशा के आधार पर अफ्रीका को कुछ इस प्रकार से बांटा जा सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एशिया की बात करें। जैसे मान लो एक बार के लिए मैं आपसे कहूं कि एशिया की बात करते हैं, चलिए मैं एक बार एशिया से क्यों समझा रहा हूं, ताकि आपको यह बात समझ में आ जाए, क्योंकि हम उसको इस तरह से जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सबने आसियान का नाम सुना होगा। आसियान, आसियान कहां है? ये वाला क्षेत्र आसियान कहलाता है। आसियान है क्या? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट, साउथ कैसे डिसाइड किया? ऐसे, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो उत्तर और दक्षिण, पूर्व और दक्षिण के बीच में ये वाला हिस्सा आसियान है। क्लियर हो गया? एग्जैक्टली ऐसे ही इनके देशों के नाम भी हैं। इनमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, ये सारे देश यहां पर हैं। उसके बावजूद भी हमने इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा? आसियान। ऐसे ही एशिया के सेंटर में यहां पर 5 देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान। उन 5 देशों को चूंकि वो सेंटर में है, इसलिए क्या नाम दिया? सेंट्रल एशिया। ऐसे ही यहां पर सार्क कंट्रीज का अध्ययन किया जाता है, सदर्न एशियन एसोसिएशन, ठीक है ना। तो यहां पर एक प्रकार से दिशाओं के आधार पर, इधर गल्फ कंट्रीज का, इधर पूर्व का, तो कॉन्टिनेंट को दिशाओं में बांटकर पढ़ा जाता है। इससे देश का विभाजन ना समझकर दिशाओं के आधार पर कॉन्टिनेंट का विभाजन समझे। ऐसे ही अफ्रीका को भी पढ़ा जाता है। कैसे? अफ्रीका का इक्वेटर से जो ऊपर का हिस्सा है, भाई ऑब्वियस है ना, ये हिस्सा नॉर्थ है, ये हिस्सा साउथ है, ये तो अब हमने याद कर लिया। जब भी हम मैप को देखेंगे, मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, हमारे राइट हैंड साइड पर ईस्ट है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट है। ये बात तो हम अच्छे से समझ गए। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जब हम समझ गए तो देखिए अफ्रीका का विभाजन कितना आसान हो गया। अफ्रीका का उत्तर की तरफ हिस्सा नदर्न अफ्रीका कहलाया। बताओ कोई रॉकेट साइंस है क्या ये? इससे आसान क्या हो सकता है? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसके बाद में नीचे की तरफ चलते हैं तो लिखा हुआ आता है सदर्न अफ्रीका। हां जी, दिलखुश कुमार नामक एक बालक है जिन्होंने लाइन लिखी है, सर फालतू के कमेंट्स मत पढ़िए। दिलखुश, मुझे तो तुम्हारा कमेंट भी फालतू का लगा, लेकिन तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम्हें तुम्हारा कमेंट बहुत बुद्धिमान लगा। ऐसे ही और भी अपने प्यारे मित्र क्लास में उपस्थित हैं जिन्हें यह लगना चाहिए कि क्लास लाइव है। सर इतनी समय, इतनी रात तक हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए पढ़ाने की नीति में शामिल होता है
कमेंट्स का जवाब देना, मुझे कमेंट्स का जवाब देना इसलिए बीच बीच में जरूरी होता है। कई बार विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि सर पता नहीं किसे पढ़ा रहे हैं, इसलिए बेटा कमेंट देखने पड़ते हैं। कभी कैमरे के इस पार या कभी स्टेज पर खड़े होंगे तो पता चल जाएगा कि ऑडियंस भी आपको सुन रही है या नहीं। यह भी पढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है ना बेटा। दिल खुश, नाम से ही दिल खुश हो तुम, हरकतों से तो दिल दुखी लग रहे हो। आओ आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार से अगर हम पश्चिम की दिशा में अफ्रीका को देखें तो यहां पर यह वाला जो हिस्सा दिखाई दिया यह वेस्टर्न अफ्रीका कहलाया। ऑब्वियस है ना भाई, दिशाओं में जो ऊपर की तरफ है वो नॉर्थ है, दिशाओं में जो नीचे की तरफ है वो साउथ है, दिशाओं में जो वेस्ट की तरफ है वो वेस्ट है। इसमें कोई बहुत बड़ा बात निकल के ही नहीं आया। ऐसे ही जो पूरब की तरफ है वो पूरब है। सोचो कितना आसान हो गया इसका डिस्कशन करना। बोले सर करना ही क्यों, इतनी तो हमारी समझ पहले ही है। अरे नहीं भाई, कई बार हम गलतफहमी में इस बात को भूल जाते हैं कि ईस्टर्न अफ्रीका कंसीडर किसे किया गया है। इसलिए आगे से जब कोई हमें कहेगा ईस्टर्न अफ्रीका क्या है तो हम तुरंत कहेंगे वो अफ्रीका जिसमें सींग निकले हुए हैं। सींग निकले हुए हैं से मतलब जिसके इस प्रकार से हॉर्न निकल रहा हो। बोले क्या कोई गाय भैंस है क्या ये? शायद हो सकता है हो। बोले क्यों? क्योंकि लोग इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। अफ्रीका, वका वाका अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से। अच्छा, मतलब सर ये अफ्रीका में सींग सा लग रहा है। हां हां, लोगों ने इसे गेंडे की तरह समझ लिया है, शायद इसी में से सींग निकाल दिया। खैर आएंगे इस तरफ भी। ले दे करके जो बच गया वो क्या है? पूरब हो लिया, पश्चिम हो लिया, उत्तर हो लिया, दक्षिण हो लिया, तो जो बच गया वो सेंट्रल अफ्रीका है या मिडिल अफ्रीका है। आनंद मिडिल अफ्रीका में ही है साहब। बोले कैसे? दुनिया अफ्रीका को जानती ही मिडिल अफ्रीका के कारण है, बाकी तो शायद कोई इज्जत ही ना दे। बोले क्यों? अरे हमने कहा जितनी भी बीमारियां आती हैं उनमें मिडिल अफ्रीका का हाथ जरूर होता है। बोले ऐसे क्यों कह रहे हो सर? आप ही देख लो, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका ओरिजिन अफ्रीका से हुआ है। बोले ये कैसे? भाई साहब कहानी कुछ यूं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश इक्वेटर पर होती है। बोले हां तो ऐसे ही इक्वेटर यहां भी है, यहां से भी गुजरती है। बोले हां तो मैंने कहा यहां पर है तो गर्मी और इक्वेटर का पानी दोनों मिलकर के यहां पर मॉइस्चर क्रिएट कर देते हैं। तो कहना क्या चाहते हो? हमने कहा कहना यह चाहते हैं कि मॉइस्चर में बीमारियां जल्दी पनपती हैं। इस वजह से कोंगो जो यहां पर बिल्कुल सेंट्रल में स्थित जगह है जहां कोंगो रिवर बहती है, उसके आसपास के बेसिन क्षेत्रों में बहुत सारी बीमारियां जैसे कि मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, कोंगो फीवर, ये सब यहीं से ओरिजिन होती हैं। यही कारण है कि इसमें लंबे समय तक किसी इंसान ने एंट्री नहीं मारी। इंसान ने एंट्री नहीं मारी से मतलब अजी इंसान अपने आप को समझने वाले थे कौन? यूरोपियंस। मेरे प्यारे साथियों, यूरोपियंस ने अपने लिए इस जगह को बिल्कुल डेड एंड माना हुआ था कि भाई कहीं भी चले जाएंगे, यहां नहीं जाएंगे। अच्छा ऐसा क्यों? कहानी थोड़ी सी विकराल है, फिर भी जान लीजिए। देखिए आप सबको हमने बहुत बार बताया है कि अफ्रीका की खोज भारत के कारण हुई थी। बोले ऐसा क्यों? अरे साहब सोने की चिड़िया, आज जो दुनिया के देश पढ़े लिखे लोग समेट करके अपनी सारी धन दौलत अमेरिका में भागना चाहते हैं, वो अमेरिका में भी गलती से ही गए थे। बोले ऐसा क्यों? अरे इतिहास गवाह है कि भारत दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। सोने की चिड़िया कहने का अर्थ यह है कि ये लोग व्यापार से खूब पैसा कमाते थे क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट बहुत अल्टीमेट हुआ करते थे। प्रोडक्ट अल्टीमेट हुआ करते थे, इसका तरीका और पता क्या था? पता यह था कि चीन में पैदा होता था सिल्क, रेशम, भारत में पैदा होता था कॉटन, भारत में पैदा होते थे मसाले। इन सबको लेकर भारत के व्यापारी इस रास्ते होकर अपना माल लेकर पहुंचते थे यूरोप। यह कहानी थोड़ी लंबी है, अक्सर मैं अपने हर सेशन में सुनाता हूं, इसलिए आप लोगों को भी सुना दूं ताकि आप इस ज्ञान से वंचित ना रह जाएं। और मैं लेकिन इसके लिए एक अच्छा वर्ल्ड मैप ढूंढूं ताकि इस कहानी को आप समझ पाएं। अदरवाइज ये कहानी क्या है, इसके लिए मुझे एक वर्ल्ड मैप की जरूरत पड़ेगी।
अगर ये वर्ल्ड मैप विजिबल, क्योंकि आप ऑलरेडी काफी सारी चीजें समझ चुके हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आप इसे समझ लें, अदरवाइज तो फिर क्या है, मुझे बहुत सारी चीजें री-डाउनलोड करनी पड़ जाएंगी। एक बार फिर से देखिए, एक कहानी सिखाते हैं आपको, उस कहानी से आप इसे रिलेट कर पाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या था, आप इसे समझिए, बताते हैं आपको। अफ्रीका की खोज कैसे हुई थी, इसकी एक बहुत जबरदस्त कहानी है। अफ्रीका यूं ही नहीं खोज लिया गया था, इंडिया के कारण खोजा गया था। कैसे? अमेरिका भी इंडिया के कारण खोजा गया था, ये अफ्रीका भी इंडिया के कारण खोजा गया था, ये सब इंडिया के कारण खोजे गए। कैसे? आपने से कई बार पढ़ा होगा ना, बताओ भारत की खोज कब हुई, तो हमें लगता है कि जब वास्को डी गामा इंडिया आया था तभी भारत की खोज हुई थी। वास्तविकता में अंग्रेजों के लिए भारत की खोज कब हुई, वो सवाल है। भारत कोई आज का थोड़ी है, अंग्रेजों के जमाने का थोड़ी है। हमारे तो पता नहीं कौन सी सल्तनत, कौन सी मतलब आक्रमणकारी पहले से रह के जा चुके हैं। तो उस कहानी को थोड़ा सा सुनते हैं ताकि आपका रुचि कॉन्टिनेंट के साथ साथ भारत की गौरवशाली गाथा को जानने में निकलेगा। मैं इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपसे कंफर्म करना चाहता हूं, और वो ये है, क्या आप ये पहचान पा रहे हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज का है, या फिर ये समझिए सेंट्रल के साथ साथ ईरान का है, अफगानिस्तान का है। अगर आप पहचान रहे हो तो एक बार के लिए बताइएगा। यहां तक तो पाकिस्तान हो गया, ये ईरान हो गया, ऊपर अफगानिस्तान हो गया। अगर आप इस चीज को पहचान रहे हैं तो यहीं से आगे की तरफ यहां इराक हो गया, सीरिया हो गया, ये टर्की हो गया। अगर आप इसको पहचान रहे हैं, क्योंकि मैंने इस मैप को आपको हल्का फुल्का बताया है, अगर आप पहचान रहे हैं अपने वर्ल्ड मैप में तो बताइए, अदरवाइज मुझे फिर आपको आगे लेकर चलना पड़ेगा, मतलब दिक्कतें हो जाएंगी। क्लियर? अच्छा, अब क्या है जनाब, इंडिया से जो व्यापारी लोग थे, आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने एक शब्द सुना होगा, चैत्या, विहारा, सुने हैं शब्द? बुद्धिज्म के अंदर ये काफी फेमस वर्ड है, चैत्या, विहारा, जिसमें कहा जाता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते थे या जो व्यापारी होते थे वो विहाराओं में जाकर विश्राम करते थे। अगर सुना हो तो बेहतर है, नहीं तो कोई बात नहीं। पहले पैदल मार्ग निकला करते थे, माल लेकर व्यापारी पैदल मार्ग से या फिर घोड़े के माध्यम से सामान बेचने जाया करते थे। कहां जाते थे? वो टर्की के माध्यम से क्रॉस करके यहां से यूरोप जाया करते थे। अच्छा, जब वो अपना मैप भी निकाल कर देख लीजिए, आपके पास भी वर्ल्ड मैप रखा है, आप वहां देखिए। सिल्क यहां से लेते थे, कॉटन यहां से लेते थे, मसाले यहां से लेते थे। इंडिया के व्यापारी होते थे, हिमालय के नीचे से होते हुए पाकिस्तान के अंदर से क्रॉस करते हुए ईरान, पाकिस्तान तब इंडिया ही हुआ करता था, ईरान होते हुए इराक, सीरिया, टर्की होते हुए टर्की पहुंचते थे। टर्की में एक स्थान है, अगर आप अपने मैप को देखेंगे तो पहचान पाएंगे, टर्की का एक हिस्सा तो एशिया में है और एक हिस्सा यूरोप में है। आप देखेंगे तो इस प्रकार से टर्की जो है वो यूरोप और एशिया से अलग हो रखा है। कैसे? ऊपर तो ब्लैक सी है, नीचे मरमरा सी है, इधर की तरफ बॉस्फोरस स्ट्रेट है, इस तरफ एशिया वाला टर्की है, और इस तरफ वाला जो हिस्सा है वो यूरोप वाला टर्की है। इस बीच के स्थान को, जिसे आप बॉस्फोरस स्ट्रेट कहते हैं, यहां पर ही एक जगह है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया, जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्टेनोपोलिस कहते हैं। आजकल वहां इस्तांबुल दिखाई पड़ता है, पहले कुस्तुनतुनिया हुआ करता था, कॉन्स्टेनोपोलिस हुआ करता था। किस पर? बॉस्फोरस स्ट्रेट पर। यानी इतना सारा सामान होकर जाता था और जाता था कॉन्स्टेनोपोलिस होकर के एंट्री करने यूरोप में। यूरोप में एंट्री करने के लिए जाता था, मतलब यूरोप में ही क्यों जाता था, यह सवाल बनना चाहिए। यूरोप वाले क्यों खरीदते थे हमारा सामान? आपने अब तक इतनी ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ ली है, आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का जो क्षेत्र है, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कर्क रेखा है। इससे ऊपर का जो क्षेत्र है, कहां तक? इस वाली लाइन तक, 66.5 तक, यह टेम्परेट रीजन होता है। टेम्परेट बोले तो शीतोष्ण क्षेत्र होता है। इस टेम्परेट से ऊपर वाला क्षेत्र फ्रिजिड क्षेत्र होता है, यानी यहां पर पूरे टाइम बर्फ रहती है।
बर्फ में सबसे बड़ी चैलेंज की बात क्या है? आदमी गर्मी चाहता है, गर्मी के लिए उसे वस्त्र पहनने होते हैं। रेशम की विशेषता होती है कि वो सर्दी में गर्म और गर्म में ठंडी होती है। दूसरी ओर कॉटन का भी कुछ इसी प्रकार का हाल माना जाता है। तीसरी ओर भोजन को सुरक्षित लंबे समय तक रखने के लिए मसालों की आवश्यकता होती है। ये तीनों ही चीजें मुख्य रूप से सप्लाई होती थी इंडिया और चाइना से। यही कारण है कि इस रूट को सिल्क रूट के नाम से पुकारा जाता था। आप में से बहुत सारे लोगों ने आजकल चीन के द्वारा एक नया नाम सुना होगा जिसे आप सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से इसी सिल्क रूट परियोजना को रिवाइव करने की बात कर रहा है। वो भारत से यही कहता है कि आइए पुराने दिन वापस से ओपन करते हैं, हम अपना सामान वहां बेचते हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकली चूंकि उसने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर मार्ग गुजारा है, इसलिए हम उस परियोजना से बाहर हो गए कि तुमने हमारे क्षेत्र में होकर के चीज निकाली। ओरिजिनली वो क्षेत्र पहले इंडिया का होता था, इंडिया इसी कारण से उस मार्ग में बड़ा हिस्सेदार होता था। ठीक है, अच्छा, अब आप विचार करिए कि जब भारत के पास इतना पैसा था कि वो यहां से व्यापार करके आता, माल बेचकर पैसे कमा के लाता, यहां से हम लोग सामान बेचने जाते, वहां से सामान के बदले पैसे लेकर आते और पैसे लेकर के हम अपने घर लौटते थे। हम अपने घर लौटते थे तो होता यह था कि हम अपने घर पैसे लेकर चले, रकम लेकर चले, या उस जमाने की रकम लेकर चले। उस जमाने में डॉलर तो होता नहीं था, डॉलर के स्थान पर होता था गोल्ड, डायमंड और भी बहुत सारी कीमती धातुएं। हम लोग अपने साथ बड़ी मात्रा में गोल्ड लेकर लौटते थे। जब हम यहां से बड़ी मात्रा में गोल्ड लेकर लौटते थे तो ये गोल्ड लाने वाले लोग हमारे ही व्यापारी होते थे। व्यापारी जब लौटकर आते थे बड़ी मात्रा में सोना लेकर आते थे, आकर वो मंदिरों में चढ़ाते थे। यही कारण है मंदिरों के अंदर आज भी इतना अकूत गोल्ड भंडार है। कहते हैं कि भारत के कई मंदिरों का गोल्ड रिजर्व अगर खोल दिया जाए तो भारत वैसे ही फॉरेक्स रिजर्व में टॉप पर चला जाए। इतना अभी उनके अंदर भंडार मंदिरों में स्थित है, उस जमाने की सोने की चिड़िया। और जाने अभी आगे की कहानी सुनिए, समझ जाएंगे आप। तो साहब गोल्ड हमारे पास भर भर करके हम लोग लाते थे। अब देखिए, व्यापारी आदमी बिजनेस करना जानता है, व्यापारी हूं, पैसा कमाना जानता हूं, ये लाइन सुनी होगी कई फिल्मों में आपने। व्यापारी बिजनेस करना जानते थे। यहां से जहां से होकर के ये सामान लेकर जाते थे, यहां पर बसते कौन थे? ईरानी, टर्किश लोग, अफगानी लोग। ये लोग क्या करते थे? अच्छा, इधर यहां पर चीन के ऊपर की तरफ लोग जो थे वो मंगोलिया के लोग। तो चीन के उत्तर में मंगोलिया वाले, इंडिया के पश्चिम में अफगानिस्तान, तुर्की वाले, अफगानिस्तान वाले हैं, ईरान वाले। ये सारे लोग ये जानते थे कि जो सारा पैसा है वो व्यापारी जिस जगह का लेकर जा रहा है उसका नाम है इंडिया। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जब भी आप मिडाइवल इंडिया का इतिहास पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि भारत में बड़ी मात्रा में मंगोलों का आक्रमण हुआ, टर्क्स का आक्रमण हुआ, अफगानियों का आक्रमण हुआ, ईरानियों का आक्रमण हुआ। हमारे देश में चाहे मुगल आए हो जो कि मंगोल से मुगल बने थे, वो सब इसी कारण से आए थे कि पैसा इनके पास है, चलो इन्हें लूटने चलते हैं। इंडिया में लूटने के लिए भारत के मध्यकालीन इतिहास में इतनी बड़ी मात्रा में आक्रमण हुए। वो लोग यहां आए तो वो समझ गए कि इंडिया में तो इतना पैसा है कि सोने की मुर्गी को एक बार काटकर ले भी जाएंगे, ये तो फिर से पैसे वाले हो जाएंगे, फिर से पैसे वाले हो जाएंगे। तो ऐसा ही होता भी था। वो हमें लूट कर वापस जाते थे, हम लोग फिर से व्यापार करने निकल पड़ते थे। यह काल लगातार कईयों साल तक चलता रहा। लगातार 500 साल तक भारत पर ऐसे ही विदेशी आक्रांता आते रहे, लूटते रहे, लूट कर वापस जाते रहे। और हम लोग इतने यूज्ड टू हो गए थे कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता था कि इस बार लुटेरा कौन आया है। कोई नहीं आया होगा, लूटो ले जाओ। लेकिन फिर कुछ विदेशी आक्रांताओं के दिमाग में समझ बैठी कि यार इनके पास जितनी संपत्ति है उसको लूट के लाने से अच्छा है वहीं चल के शासन किया जाए। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा है वो सारा पैसा अपना हो। यही कारण है कि
कि वो विदेशी आक्रांता इंडिया आते और यहीं के होके रह जाते, क्योंकि यहां पर समृद्धि इतनी विशाल मात्रा में थी जिसे देखकर आप आज जितने भी पुराने इतिहास को उठाकर देखेंगे, सबके रुकने का सबसे बड़ा कारण इंडिया के पास पैसा, क्योंकि इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करती थी। कोई बात नहीं, यह भी चलता रहा। मध्यकालीन भारत तक खूब आक्रांता रहे हमारे यहां पर, बड़ी मात्रा में उन्होंने अपना ही देश बना लिया भारत। मुगल्स मंगोल सब यहां पर रहते हुए चले गए। कोई बात नहीं साहब। अब क्या हुआ? अब क्या होता है कि जब यहां पर परमानेंट लोग रहने लगे, क्योंकि इंडिया में मुगल्स आकर परमानेंट जम गए, 200 साल का शासन हो गया, तो यहां बैठे हुए टर्की वाले जो थे, टर्क्स थे, इन्हें लगने लगा बेटा तुम लोग जाकर वहां बस गए, हम भी तो भिखारी हैं, हम भी तो लुटेरे हैं, अब हम क्या करें? तो तुम माल बेचने के लिए कहां से जाओगे? कुस्तुनतुनिया होकर जाओगे, कॉन्स्टेनोपोलिस होकर के ही तुम माल बेचने जाओगे। अच्छा, इंडियंस की मजबूरी क्या थी कि वो कैस्पियन सागर के ऊपर से या ब्लैक सी के ऊपर से रशिया होकर माल नहीं बेच सकते थे। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र बहुत ठंडे क्षेत्रों में आता है, हम लोग ठंड में काम नहीं कर पाते थे। ऐसी स्थिति में हम कुस्तुनतुनिया होकर के ही माल बेच सकते थे, अदरवाइज नहीं। इसी कारण तुर्की के ऑटोमन एम्पायर ने सोचा कि यदि इस कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, या इस कॉन्स्टेनोपोलिस, जिसे आज क्या नाम बताया था मैंने आप लोगों को, मिस कर गया, कॉन्स्टेनोपोलिस कुस्तुनतुनिया पर अगर हमने हमला कर दिया या इस पर कब्जा कर लिया तो पूरा मार्केट हमारा हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भूमध्य सागर के अंदर इस जगह स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर यूके अपना कब्जा रखता है, जैसे स्वेज कैनाल पर इजिप्ट अपना कब्जा रखता है, बिल्कुल वैसे ही उस समय ऑटोमन एम्पायर के द्वारा इस क्षेत्र कुस्तुनतुनिया पर अपना कब्जा कर लिया गया। और जब इस पर कब्जा हुआ तो इस कब्जे के बाद में शुरुआत में तो व्यापार चलता रहा। व्यापार के नाम पर इधर ऑटोमन एम्पायर और इधर यूनान का एम्पायर आपस में झगड़ते भी रहे, लेकिन कुछ समय बाद ऑटोमन एम्पायर की अभिलाषा बहुत बढ़ गई और उन्होंने इधर से व्यापार को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। यह वही गलती थी कि सोने की मुर्गी को मार दिया कि इसके अंदर के सारे गोल्ड को मैं निकाल लूंगा। नुकसान किसे हुआ? सबको हुआ। जिनको जरूरत थी उनके पास माल नहीं पहुंच रहा था, जो बेचने वाले थे वो सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, पूरा सप्लाई चेन सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। इस्तांबुल के बर्बाद होते ही पूरा सप्लाई चेन सिस्टम बर्बाद हो गया। अब क्या हुआ? ऐसी स्थिति में यूरोपियंस जो बहुत इंतजार में रहते थे कि इंडिया से माल आएगा, वो इंडिया की तलाश में परेशान होने लगे। क्या हुआ? फिर उनको यह लगा कि यार धरती गोल है। देखिए, तब तक यह नहीं पता था कि इधर भी कोई कॉन्टिनेंट है, किसी को नहीं पता था। उन्हें यह पता था कि धरती गोल है, क्योंकि तब तक कई जो फिलोसफर थे वो बता चुके थे कि धरती गोल है। इस वजह से उधर से, यहां पर ये जो पुर्तगाल है, इस तरफ से कुछ लोगों ने आइडिया निकाला कि चलो धरती गोल है तो सामने के समुद्र में नाव लेकर निकलो। तब तक दिशा सूचक यंत्र का जो आज जिससे अपन दिशाएं पता लगाते हैं, उसकी खोज हो चुकी थी। बोले एक काम करते हैं, धरती गोल है, इधर की तरफ नाव लेके निकलते हैं और जब धरती में समुद्र में चक्कर काटते जाएंगे तो सामने जाकर के गोल होने पर हम इधर ही चाइना और इंडिया में लैंड करेंगे। यह सोच करके अंग्रेजों ने अपनी नाव लेकर के यात्रा शुरू कर दी। यात्रा पर निकला कोलंबस। कोलंबस यात्रा पर निकला, अटलांटिक ओशन क्रॉस किया, क्योंकि वो ये जान चुका था कुस्तुनतुनिया होकर तो जा नहीं सकते, अब पानी के रास्ते चलना होगा। जब ये यहां होकर निकलना शुरू हुआ तो सामने इसे जैसे ही धरती दिखाई दी, वो खुशी के मारे पागल हो गया और कहा कि देखो, मैं वेस्ट की तरफ चला था और वेस्ट की तरफ जाकर मुझे इंडिया दिखाई दे गया। इसलिए इस क्षेत्र को उन्होंने वेस्ट इंडिया कहा। यहां मिले हुए लोगों को रेड इंडियंस कहा। और कोलंबस के द्वारा इस देश की जब खोज की गई और देखा गया, अरे ये तो वो इंडिया है ही नहीं जिसकी तलाश में मैं निकला था, तो उन्हें एक नया कॉन्टिनेंट पता चल गया। इसीलिए अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो अमेरिका के लिए नहीं, असल में इंडिया के लिए खोजा गया था। ठीक है साहब।
फिर यहां से निराशा हाथ लगी, लेकिन इन लोगों को एक जगह पता चल गई कि एक और देश हमें, एक और कॉन्टिनेंट हमें पता चल गया। यहां के रहने वाले लोगों को इसीलिए रेड इंडियन कहा। कई अवधारणाएं कहती हैं कि कुछ पुराने लोग जो पुराने समय से रहते हैं उन्हें इंडियन कहा जाता है। इंडियंस गोरे नहीं हैं इसलिए रेड इंडियंस कहा गया, लेकिन असल मायने में भारत की खोज में अमेरिका की खोज छिपी थी। मिल गया साहब। लेकिन यह भी समझ में आ गया कि इंडिया दूर दराज तक यहां पर नहीं है। यह भी नहीं पता था कि इसको कितने दिनों में क्रॉस किया जाए, फिर कोई समुंदर है पता चले, फिर कोई और मिल जाए। एक जीवन में यह सब हो पाना संभव नहीं था। यहां से यूरोपियंस की थोड़ी हिम्मत हारने लगी। उन्होंने अब दूसरा रास्ता तलाशा। तब तक भूमध्य सागर के बाद भी किसी को यह नहीं पता था, क्योंकि स्वेज कैनाल मैन मेड कैनाल है, स्वेज कैनाल का रास्ता नहीं पता था। इसलिए यात्रा के नाम पर बोले अब अगर इधर जाया जाए तो एक काम करते हैं, हम लोग निकलते हैं अफ्रीका होकर, यहां से होकर अफ्रीका में चलते हैं। अफ्रीका के लैंडमार्क को क्रॉस करते हुए यहां पहुंचेंगे, क्या पता समुद्र मिल जाए। हुआ, ऐसी ही शुरुआत हुई। एंट्री जैसे ही की अफ्रीका में, जो सबसे पहली एंट्री थी इन लोगों की वो हो गई नदर्न अफ्रीका में। नदर्न अफ्रीका में एंट्री तो हुई, लेकिन यहां दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट था और उसका नाम था सहारा डेजर्ट। हमें यूरोपियंस ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका वास्ता ऐसी जगह से पड़ेगा जहां रोटी पानी नल सब की समस्या है। सहारा डेजर्ट के कारण उन्होंने यहां पर पांव ही नहीं रखा। उन्होंने कहा यह तो बहुत रिस्की है। बोले फिर क्या करें? बोले थोड़ा आगे से चलेंगे। फिर वो इस तरफ घुसे। जब थोड़ा आगे से एंट्री किए, डेजर्ट उन्हें नहीं मिला, लेकिन ऐसी क्षेत्र मिल गए, ऐसे ट्राइब्स मिल गए जो कि इंसानों का खून पीते थे। मसाई प्रकार की यहां पर ट्राइब्स मिल गई। इस चक्कर में ये लोग डर गए। फिर यहां से आगे निकले, फिर इधर से एंट्री करी कि बोले इधर से एंट्री करते हैं। यहां जब एंट्री किए तो यहां पर बड़ी मात्रा के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर, बहुत ज्यादा बारिश और बहुत तरह की बीमारियां, जो आया वो यहीं पर गायब हो गया। जो आया वो यहीं पर गायब हो गया। बोले यार यहां से तो पार ही नहीं पड़ रही, अब क्या करें? फिर थोड़ा एक कदम और चले। बोले अब क्या करें? बोले इसके अंदर नहीं घुसेंगे। अफ्रीका कभी एक्सप्लोर ही नहीं हो पाया। बोले इसके अंदर नहीं घुसेंगे, यहां जहां जाओ वहां मरण ही मरण है। बोले अब क्या करें? बोले इसको चक्कर काटेंगे, जितना ज्यादा समय लगेगा हम चक्कर काट कर निकलेंगे। फिर क्या हुआ भाई साहब? इन्होंने यहां के दक्षिण में चलना शुरू किया। दक्षिण में चलते गए चलते गए चलते गए, अचानक इन्हें पता चला कि यहां पर जाकर के अफ्रीका खत्म हो रहा है और एक नए ओशियन में एंट्री हो रही है। इसी कारण से अंग्रेजों ने यहां जाकर बड़ी सांस, गहरी सांस उम्मीद के साथ ली। इसी कारण से इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। यह आज भी जगह है, अफ्रीका के अंदर स्थित जगह है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम स्थान केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर जाकर इन अंग्रेजों ने जाकर रेस्ट किया कि भाई अब थोड़ा सा ठंडक खाओ, क्योंकि यहां के बाद अब इंडियन ओशन है। ये लोग यहां से पलटी मारकर फिर इस ओशन में एंट्री करते हैं और एंट्री करके पहुंच जाते हैं इंडिया। और सबसे पहली बार पहुंचता है वास्को डी गामा। कहां पहुंचता है, कब पहुंचता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। जब वो इंडिया पहुंचता है, जितना माल यहां से खरीदता है, जितने दिन यहां रहता है, नाव से भरकर जब वो वापस लेके जाता है, तो किताबें बताती हैं कि उसके कुल खर्च को घटाने के बाद, उसकी कुल लागत को हटाने के बाद उसे 60 टाइम्स ज्यादा बेनिफिट हुआ था। जब वो वहां जाकर बताया कि हां भाई मुझे जबरदस्त तरीके से यहां पर जाकर मुझे बेनिफिट हुआ है, मुझे जबरदस्त तरीके से यहां जाकर के बड़ी मात्रा में बेनिफिट हुआ है, तो अचानक इस पूरे क्षेत्र में क्रांति आ गई। और फिर यहां से निकल करके पुर्तगालियों ने आना शुरू किया, ब्रिटिशर्स ने आना शुरू किया, फ्रांसीसियों ने आना शुरू किया, डचेज ने आना शुरू किया। सबको रास्ता मिल गया और सब लोग इधर की तरफ आना शुरू हो गए। कालीकट के अंदर 1498 वास्को डी गामा का आगमन। बोलिए साहब, कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताएं।
बोलिए, यहां तक समझ में आ गया? इंडिया की खोज, अफ्रीका के बारे में ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आप। अफ्रीका का थोड़ा माहौल बन गया होगा, स्टोरी से थोड़ा अफ्रीका के बारे में पता भी चल गया होगा। मैंने बात ही बातों में आपको बहुत सारी बातें बता दी। अफ्रीका के फीचर में मैंने आपको अफ्रीका के अंदर डेजर्ट की स्थिति बता दी, अफ्रीका के अंदर मॉइस्चर की स्थिति बता दी, अफ्रीका के एंड में मैंने केप ऑफ गुड होप के बारे में आपको जानकारी बता दी। मैंने यह भी बता दिया कि सिनाई पेनिनसुला पर बनी हुई स्वेज कैनाल एक मैन मेड कैनाल है, जिसके बारे में पहले कोई आइडिया नहीं हुआ करता था। क्लियर? ये स्टोरी मैं अक्सर सुनाता हूं, जब भी मैं अफ्रीका लेकर आता हूं ये स्टोरी मैं अधिकांश बार सुनाता हूं। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई, अफ्रीका की बातें क्लियर हो गई। अफ्रीका के बारे में जो बातें लिखी हैं वो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। ये सारी बातें मैं आपको बोलकर सुना चुका हूं। अब देखिए साथियों, अफ्रीका को हमने अब तक किस किस तरीके से समझ लिया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मेडिटेरियन, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इससे समझ लिया। इक्वेटर और जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम जहां एक दूसरे से कटती हैं कुछ इस प्रकार से, ये रहा इक्वेटर और ये रहा जीएमटी। ये जहां एक दूसरे से कट होती हैं उस जगह का नाम है गल्फ ऑफ गुइनिया। देखिए, आजकल आपने सुबह वाले मॉर्निंग वाले सेशन में गुआना नामक एक देश सुर्खियों में था, जहां के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन है, वो अलग है। यहां पर एक जगह अलग है जिसका नाम है गुइनिया, क्योंकि यहां पर एक देश है उसका नाम है इक्वेटोरियल गुइनिया। ये गुइनिया नाम से कई देश हो गए, गुआना, फ्रेंच गुआना, गुइनिया। और आपको क्या याद रखना है? 0 डिग्री इक्वेटर, भाई ऑब्वियस सी बात है इक्वेटर 0 डिग्री होती है, और 0 डिग्री जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम। ये दोनों जहां एक दूसरे से टकराती हैं उस जगह का नाम है गल्फ ऑफ गुइनिया। ठीक है, गल्फ ऑफ गुइनिया में ये दोनों एक दूसरे से टकराती हैं और इस जगह पर 0-0 का मिलन होता है। ये फैक्टर आप याद रख सकते हैं। यहां पर तमाम देश, तमाम आइलैंड्स, इन सब के बारे में अगले सेशन के अंदर चर्चा की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आदित्य लिख रहे हैं यूरोप की क्लास में प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल टीम को बोल दूंगा, वो चेक कर लेगी। शशि सर, क्या आप हमें मेंस टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हैं? बेटा, एक प्रीवियस ईयर बुक खरीद लो, बहुत अच्छी अच्छी मतलब पब्लिकेशंस की आती हैं, आप इतनी सी मेहनत आप खुद से कर लीजिए प्लीज। अवनी, बताओ बेटा क्या सुनाना चाहती हो? ये सुन लो प्लीज, के बाद में लिख भी दिया करो। कैप ऑफ गुड होप के अंदर कैप का क्या मतलब है? इस किनारे को केप कहते हैं। केप मतलब किनारा, असल में कैप नहीं है, ये केप है, CAPE, केप ऑफ गुड होप। अवनी सर, उस डेजर्ट का नाम तो वेस्टर्न सहारा है। बेटा, वेस्टर्न सहारा कंट्री का नाम है। वेस्टर्न सहारा यहां कंट्री का नाम है। इस पूरे क्षेत्र में एक डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। वेस्टर्न सहारा तो विवादित क्षेत्र है जिसके बारे में ट्रंप ने बयान दिया था। क्लाउड्स टाइड्स, ये मैं इंडिया के साथ करा दूंगा निशांत, याद दिला देना एक बार, है ना? रोहित, इतने सारे बेटा कॉल सेंटर लगा रखे हैं, किसी से भी बात कर लो, मुझसे क्या बात करनी है बताओ? दैट इज वाई केप टाउन, बिल्कुल आलोक। ओशन करंट इसके एंड में कराएंगे, ठीक है? रामकृष्ण सर, टीम को कॉल करते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं, मुझ पे प्रॉब्लम होती है तभी ना कॉल करते हैं। रामकृष्णा, कैसी कॉल करते हैं? आपकी परेशानियां सुनने के लिए वो हैं, लेकिन हर परेशानी जिनका उनके पास भी सॉल्यूशन ना हो तो वो उस पर गुस्सा ही होंगे। बेटा, सभी देश के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, आ रहा हूं, अभी खत्म नहीं हो रहा है ये, है ना? अभी चलेगा। पंकज, सब जॉब वर्क फ्रॉम होम है या ऑफिस के लिए? क्योंकि मैं झारखंड में हूं।
अमर शर्मा लिख रहे हैं सर बार बार पूरा पीडीएफ नहीं मिल सकता है क्या, मतलब बार बार पीडीएफ मिलता है, एक बार में नहीं मिल सकता है क्या? बेटा ये तो कॉमन सेंस यूज कर लो ना, पीडीएफ के अंदर तो जो चीज पहले पढ़ा दी फिर वो दोबारा मिल रही है, तो एक बार में क्लब कर लो, इतना तो तुम अपने लिए कष्ट कर सकते हो ना। मतलब तुम्हारी हालत ऐसी है, जो लोग बार बार ये कहते हैं ना, उनकी क्या होता है कि मंशा ये होती है कि साहब आप तो हमें खाना भी चबा के मुंह में डाल दो, हम तो निगलने का काम कर लेंगे, और हो सके तो पाइप लगा दो, पेट में भी आप ही डाल दो। मतलब इतना कुछ अच्छे से करते करते भी तुम लोग सर इतने सारे प्रिंट निकालने में परेशान हो जाते हैं, एक साथ मर्ज करके नहीं दे सकते क्या? भाई मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, पेपर में भी तुम्हारी जगह लिख के आ सकता हूं, बस पुलिस पकड़ लेगी। गजब क्रिएचर हो यार तुम। सचिनानंद तिवारी महोदय एक बात पूछना है, नक्शे में स्थान के नाम कहीं कुछ ऑक्सफोर्ड की बुक है, आप बताए भी अलग हैं, आपके बताए भी अलग हैं। सच्चिदानंद बेटा वो जो मैं बता रहा हूं वो ऐतिहासिक नाम है, वो अभी आपको मैप पर दिखाई नहीं देंगे, पुराने इतिहास के नाम बदल चुके हैं, हम 1498 की बात बता रहे हैं, अभी जो है वो हम केवल तुर्की याद दिखा रहे थे आपको। नरेंद्र पांडे याद कराएंगे, चिंता मत करिए, हम कराएंगे कोशिश, तब याद हो जाएंगे। हाँ अरिनब बेटा मैं यूरोप के क्वेश्चन लेकर आया हूं, कल मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।